Good morning, students. Myself Praveen Rani from राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन भिवानी। आज का हमारा टॉपिक है जलवायु परिवर्तन और सब टॉपिक है जलवायु परिवर्तन के परिणाम। जलवायु परिवर्तन के परिणाम वर्तमान और दूरगामी दोनों हैं, जिनका हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ सकता है। यानी कि जो हमारे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसका हमारे वर्तमान और भविष्य में दोनों जगह गहरा असर पड़ेगा। नंबर 1, बर्फ का पिघलना। तापमान के बढ़ने से हिमाच्छादित भागों में तापमान हिमांक से ऊपर हो गया है और बड़े पैमाने पर बर्फ़ के पिघलने का काम शुरू हो गया है। यानी कि जो हमारे हिमाच्छादित भाग हैं उनमें तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो गया है और बड़े पैमाने पर यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ़ पिघलनी शुरू हो गई है। नंबर 2, महासागरीय धाराओं में परिवर्तन। जलवायु में परिवर्तन के साथ ही महासागरीय जल के तापमान, लवणता, घनत्व आदि लक्षणों में परिवर्तन हो जाएगा और महासागरीय धाराओं की दिशा, गति तथा आकार भी प्रभावित होंगे। धाराओं के प्रवाह चक्र में भी परिवर्तन होगा और ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया में बाधा आ जाएगी। यानी कि जो हमारे महासागर के तल में जो धाराएं चलती हैं उनकी दिशाओं में भी परिवर्तन आ जाएगा। नंबर 3, समुद्र तल का ऊपर उठना। बर्फ पिघलने से प्राप्त जल नदियों के माध्यम से समुद्र में गिरता है और समुद्र का तल ऊपर उठने लगता है। आज से 17.5 हजार साल पहले समुद्र का तल वर्तमान तल की तुलना में 99 मीटर अर्थात लगभग 297 फुट नीचे था। इसका कारण यह है कि जो हमारी बर्फ़ लगातार पिघल रही है वो बहुत सारा जल हमारा नदियों के माध्यम से समुद्र में गिर रहा है और समुद्र का जो तल है वो लगातार ऊपर उठ रहा है। एक अनुमान है कि सन 2000 की तुलना में सन 2100 में समुद्र तल 30 से 43 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। समुद्र तल के ऊपर उठने से निम्नलिखित दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यानी कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन के कारण हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नंबर 1, समुद्री पुलिन, बंदरगाह, तटीय नगर इत्यादि समुद्री जल में डूब जाएंगे। नंबर 2, पत्तनों के जलमग्न हो जाने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नुकसान होगा। यानी कि जो हमारे समुद्री बंदरगाह हैं वो समुद्र के जल में डूब जाएंगे, जिसके कारण हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। नंबर 3, विश्व की लगभग आधी जनसंख्या समुद्री तटों पर रहती है। समुद्र तल ऊपर उठने से उन्हें विस्थापित होना पड़ेगा। यानी कि जो हमारी आधी जनसंख्या समुद्री तटीय क्षेत्रों में रहती है, वहाँ जब जल भर जाएगा यानी कि समुद्र तल ऊपर उठने से वहाँ जल स्तर ऊपर उठकर उन क्षेत्रों में जल भर जाएगा, तो उन्हें अपना जो रहन सहन है, जो अपनी रहने की जगह है, उसको विस्थापित करना पड़ेगा। नंबर 4, समुद्र तट के आगे बढ़ने से कृषि क्षेत्रों में समुद्र का खारा जल घुस जाएगा और छोटे मोटे लाखों द्वीप समुद्र में समा जाएंगे। यानी कि जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में हमारे जो कृषि के योग्य भूमि है उसमें जल भर जाएगा और वो कृषि के लायक नहीं रहेगी। नंबर 4, वायुमंडलीय परिसंचरण में परिवर्तन। भूमंडलीय ऊष्मन से कुछ शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के निम्न अक्षांशों में उष्णकटिबंधीय जलवायु का विस्तार हो जाएगा। यानी कि जो हमारे शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं उनमें हमारी उष्णकटिबंधीय जलवायु जैसी कंडीशंस हो जाएंगी। परिणाम स्वरूप उपोष्ण उच्च दाब तथा उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटियां भूमध्य रेखा से दूर ध्रुवों की ओर खिसक जाएंगी। यानी कि जो हमारी कंडीशंस भूमध्य रेखा के आसपास हैं वो हमारी ध्रुवों की तरफ हो जाएंगी। नंबर 5, अंतः पोषण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में परिवर्तन। अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र निम्न भार का वह क्षेत्र है जहाँ पर भूमध्य रेखा के पास उत्तर व दक्षिण से पवनें आकर मिलती हैं। ऋतु परिवर्तन के अनुसार यह ITCZ क्षेत्र जुलाई में उत्तर दिशा की ओर और जनवरी में दक्षिण दिशा की ओर शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जुलाई में हमारा सूर्य
उत्तरायण होता है और जनवरी में हमारा सूर्य दक्षिणायन होता है। यह शिफ्टिंग 5 डिग्री उत्तरी व 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक ही सीमित रहती है। भूमंडलीय तापमान से इस क्षेत्र की शिफ्टिंग अधिक अक्षांशों तक हो जाएगी और इसका भारत की मानसून पवनों सहित उष्णकटिबंधीय जलवायु पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। अर्थात कि जो हमारा भूमंडलीय तापमान है वो लगातार बढ़ता रहा तो जो ये शिफ्टिंग 5 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री अक्षांश तक है वो अधिक अक्षांशों तक चली जाएगी। नंबर 6, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या और तीव्रता में वृद्धि। महाद्वीपों पर स्थित बर्फ के पिघलने से महासागरों में जल अधिक होगा और महासागरों के आकार में वृद्धि हो जाएगी। विस्तृत जल तल तथा उच्च तापमान के कारण वाष्पीकरण अधिक हो जाएगा। अधिक आर्द्रता और गुप्त ऊष्मा के कारण उष्णकटिबंधीय ताप चक्रवातों में वृद्धि होगी और वे पहले से अधिक शक्तिशाली बन जाएंगी। वर्षा की तीव्रता और उनकी परिवर्तनशीलता में वृद्धि। उष्णकटिबंधीय बीमारियों का फैलाव। अति गर्म, अति ठंडी, अति आर्द्र तथा अति शुष्क परिस्थितियाँ कीटाणुओं, जीवाणुओं, वायरस आदि को जन्म देती हैं जिससे बीमारियाँ फैलती हैं। ये बीमारियाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक फैलती हैं क्योंकि इन इलाकों में तापमान अधिक होता है। उष्ण एवं आर्द्र मौसम में फैलने वाली बीमारियों में मलेरिया, हैजा, पीलिया, प्लेग, डेंगू आदि प्रमुख हैं। यदि वायुमंडल का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो मलेरिया से प्रभावित क्षेत्र विश्व के वर्तमान 42% से बढ़कर 60% हो जाएंगे। यानी कि वर्तमान में विश्व में 42% भाग में मलेरिया फैला है जो बढ़कर 60% भाग में हो जाएगा। नंबर 8, वर्षण के प्रारूप में परिवर्तन। भूमंडलीय ऊष्मन से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की अपेक्षा ध्रुवीय क्षेत्रों के तापमान में अधिक वृद्धि होगी जिससे वर्षा की पेटियां ध्रुवों की ओर विस्थापित हो जाएंगी। वर्षा अवधि की बजाय वर्षा की गहनता और तीव्रता में अधिक वृद्धि होगी जिससे शीतोष्णकटिबंध में भी अधिक तूफान तथा बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि वर्षा की जो अवधि है वो तो बिल्कुल कम हो जाएगी और वर्षा की जो गहनता है, जो तीव्रता के साथ जो वर्षा आती है उसमें वृद्धि हो जाएगी। नंबर 9, मृदा में आर्द्रता की कमी। तापमान में वृद्धि होने से वाष्पीकरण में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी जिससे मृदा की आर्द्रता कम हो जाएगी और कृषि क्षेत्र सूखकर बंजर हो जाने का भय हमें हो जाएगा और कृषि के उत्पादन पर भी इसका गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जब मृदा में आर्द्रता की कमी हो जाएगी तो उसमें अच्छी फसलें नहीं हो पाएंगी और जिसका सीधा प्रभाव हमारे कृषि के उत्पादन पर पड़ेगा। जल की उपलब्धता में परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से वर्षा की तीव्रता अधिक होगी और वर्षा बौछारों के रूप में होगी। इससे जल के संग्रहण में हमें कठिनाई आएगी क्योंकि तेज वर्षा से बाढ़ें आएंगी और बहुत सारा जल व्यर्थ ही बह जाएगा। इसके अतिरिक्त जल के तेज बहाव के कारण पर्याप्त जल भूमि में नहीं रिसेगा और भूजल के संचरण में कमी आएगी। यानी कि जो हमारा जल है तीव्र वर्षा के साथ आएगा तो वो ज़्यादा बहेगा और रिसेगा कम। नंबर 11, वनस्पति पेटियों में परिवर्तन। वनस्पति पेटियाँ जलवायु पेटियों का अनुसरण करती हैं। यानी कि जैसे ही हमारी जलवायु पेटियाँ हैं हमारी वनस्पति उनके अनुसार ही होती हैं। उदाहरणतः उष्णकटिबंध में उष्ण जलवायु पाई जाती है जिस कारण से वहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार और पतझड़ के वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंध में मुख्यतः कोणधारी वन पाए जाते हैं। तापमान में वृद्धि तथा वर्षा के प्रारूप में परिवर्तन होने से इन वनस्पति पेटियों की अक्षांशीय विस्तार में वृद्धि। उदाहरण स्वरूप 21वीं शताब्दी के अंत तक उत्तरी गोलार्ध की कोणधारी वन पेटी लगभग 200 किलोमीटर उत्तर की ओर विस्तृत हो जाएंगी। इसी प्रकार सवाना, स्टेपी और प्रेरी घास के मैदान
तथा शीतोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र भी उत्तर की ओर विस्तृत हो जाएंगे। नंबर 12, कृषि के प्रारूप में परिवर्तन। प्रत्येक फसल के लिए एक निश्चित तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होने का एक लाभ यह होगा कि इससे पौधों को प्रकाश संश्लेषण में सहायता मिलेगी और गेहूं, चावल, सोयाबीन जैसी फसलों में 30 से 100% की वृद्धि हो सकती है। तापमान में वृद्धि होने से उत्तरी गोलार्ध में कृषि योग्य भूमि की सीमा उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाएगी और साइबेरिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान आदि शीतोष्ण कटिबंधीय इलाकों में कृषि के प्रारूप में परिवर्तन हो जाएंगे। इन क्षेत्रों की जलवायु गेहूं, चुकंदर, चारे की फसलों, ओट आदि के लिए अनुकूल हो जाएगी। ये हमारा आज का टॉपिक था। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।